India's best learning app. हेलो एंड वेलकम. गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार. बच्चों, वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ सीबीएसई जंक्शन. सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं. बच्चों, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं और ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा, दैट इज़ पॉलिनोमियल. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे. वीडियो को पॉज करिए और फटाफट कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए और बढ़िया पढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत हेल्प करेगा हमको आने वाले 10th के बोर्ड में और फिर 11th और 12th में जब हम बाइनोमियल पढ़ेंगे उस समय, परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उस समय. तो बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत डिटेल्ड में हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं. आज बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं. टोटल 4 से 5 घंटे का लेक्चर होगा इसके ऊपर में और बहुत बारीकी से एक एक चीज़ें हम लोग इस पर करेंगे. पहले तो हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद आर एस अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है 2A 2B 2C उसमें सारे एक एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं आज. तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेके सामने बैठिए, वीडियो को पॉज करिए और शुरू करते हैं पॉलिनोमियल. जी, चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पॉली का मतलब क्या होता है. आपने हेडिंग लगाया पॉलिनोमियल्स. अब उसके बाद आप ये बताओगे कि पॉली का मतलब होता क्या है. आप नाम सुने होंगे पॉलीमर्स, पॉलीगॉन. हाँ, पॉली का मतलब बहुत सारा और नोमियल्स का मतलब टर्म्स. अगर कहीं पर बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कहने का मतलब जहाँ पर बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे हुए होंगे हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. उन एक साथ वाले टर्म्स में क्या क्या हो सकता है, तो वो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के जैसा होगा. और एक्सप्रेशन में क्या क्या बातें होती हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जो हमारा होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से. आपको याद होगा मैंने क्लास 8 में आपको पढ़ाया था कि हमारा जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है वो बेसिकली 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल. सपोज करो मैंने लिखा 3x² + 5, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है. बच्चों, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन. अगर इसमें मैं इक्वेट कर दूँ इसको किसी भी चीज़ से, 0 से, 5 से, -2 से, y से, किसी भी चीज़ से, तो अगर मैंने इसको इक्वेट किया, मैंने इसको रिलेट किया, तो हम इसको बोलेंगे अलजेब्रिकल इक्वेशन, ना कि एक्सप्रेशन. अभी जब तक ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है तब तक ये क्या कहलाएगा, केवल अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन. अब इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें खास बात हैं. एक हमारा जो होगा वो होगा कांस्टेंट और एक जो होगा वो होगा वेरिएबल. हम लोग पहले से जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है, वैसा चीज़ जिसका वैल्यू फिक्स हो, रिजिड हो. कहने का मतलब अगर मैं कहता हूँ 5 तो इसका मतलब है कोई एंटिटी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये चेंज नहीं होगा. अगर मैंने कहा 5 तो तुमको भी यही समझ में आ रहा है और बाकी इस प्लैनेट के सारे आदमी को यही समझ में आएगा इस 5 का मतलब. लेकिन जब हम वेरिएबल का बात करते हैं तो वहाँ चीज़ें वैरी करती हैं. तुम वेरिएबल को अपने दिमाग में एज अ कंटेनर मानो. सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, खाली बाल्टी है. अगर मैं इसमें तेल डालता हूँ तो मैं कहूँगा ये तेल की बाल्टी है. मैं इसमें पानी डालूंगा तो कहूँगा पानी की बाल्टी है. मैंने इसमें दूध रखा हुआ है तो आप कहोगे ये दूध की बाल्टी है. तो दरअसल इस बाल्टी का अपना कोई वैल्यू नहीं है. आप इसके अंदर जो वैल्यू डाल रहे हो वो उसके वैल्यू को अपने के अंदर असाइन कर ले रहा है. तो सेम उसी तरीके से वेरिएबल के पास अपना कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है. जैसे कि x, y, z कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका, सपोज करो कि यहाँ पर मैंने लिखा x और कल को तुम्हारे कोई सर ने तुमको एक क्वेश्चन दिया दैट इज x + 5 = 10. आपसे पूछा बचाओ बच्चा x का वैल्यू, तो आप कहोगे 5 को उधर लेके जाके कि 10 - 5 हो जाएगा 5. तो यानी आपके हिसाब से यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, 5. कल आपको कोई दूसरे टीचर आ जाएंगे और वो आपको बोलेंगे बताओ x² = 4, देन x का वैल्यू, तो आप कहोगे सर x का वैल्यू होना चाहिए +2 या फिर -2. तो यानी उसी x का वैल्यू एक बार क्या आ रहा था 5, एक बार क्या आ रहा था 2 और एक बार क्या आ रहा था -2. तो कहने का मतलब ये कि देखो x ही का ये तीनों वैल्यू है. सरकमस्टांसेस बदल जाने से, कंडीशंस बदल जाने से अगर किसी चीज़ का वैल्यू बदल जाता हो, वैरी करता हो, तो हम उसको बोलेंगे क्या, वेरिएबल. अगर उसका वैल्यू वैरी नहीं करता हो देन हम कहेंगे उसको कांस्टेंट. तो दरअसल पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है. 2 चीज़ें आती हैं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन. तो इक्वेशन कब होगा, जब हम इसको 0 लगाएंगे तब. तो ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट. इसमें बहुत सारे कांस्टेंट वाले टर्म होंगे, वेरिएबल होंगे बहुत सारे. और वेरिएबल कैसे होंगे, तो वो एक्सपोनेंट लेकर के हो सकते हैं. सपोज़ करो मैंने यहाँ पर लिखा 5x + 2, तो बताओ यहाँ पर वेरिएबल कौन सा टर्म है, तो ये वाला टर्म है वेरिएबल. इसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल, इसको बोलेंगे उसका कॉफिशिएंट, ये होगा कांस्टेंट टर्म. और इस x के ऊपर में जो पावर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट. अभी यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, दैट मीन्स इसी के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. कहने का मतलब साफ साफ बातों में अगर हम कहें तो पॉलिनोमियल क्या है, कुछ भी नहीं है,
ये कॉम्बिनेशन है किसका, कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का और एक्सपोनेंट्स का। लेकिन बच्चों याद ये रखना है आपको कि 9th और 10th के लेवल में हमको जो पॉलिनोमियल पढ़ना है वो पढ़ना है इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ना है, इन वन वेरिएबल। अगर मैंने यहाँ पे लिख के रखा कि x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 5 या फिर केवल इतना ही, तो क्या ये एक अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल, ये भी एक अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं, इसमें भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है और एक्सपोनेंट है। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वन वेरिएबल में। दैट मीन्स कि आपके पूरे पॉलिनोमियल के अंदर में जो वेरिएबल होगा वो वन होगा, वो सेम टाइप का होगा। कहने का मतलब या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा। आपने यहाँ पे लिखा हुआ दिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 8, मैं यहाँ पे लिखता y² प्लस 2y माइनस 5। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। कब तक पॉलिनोमियल होगा, जब तक कि वेरिएबल इसके अंदर में केवल एक होंगे। हम लोगों को जो पॉलिनोमियल अभी पढ़ना है 9th और 10th में वो कौन सा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो या तो आप हेडिंग लगाओ पॉलिनोमियल्स या फिर अंडरस्टूड। आप अपने दिमाग में ये बात अंडरस्टूड रखो कि हम लोग जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इन वन वेरिएबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिनोमियल हमेशा एक्स और वाई और जेड केवल एक में ही होगा। वो जब आप आगे जाओगे तो वो बहुत सारे टर्म्स में भी हो सकता है ना। तो लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो आपने डेफिनेशन देखा। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री कहने का मतलब क्या, पावर। डिग्री का मतलब पावर। मैं थोड़ा साफ कर दूं यहाँ पे, बहुत ही मन लगा के देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चीज़ है, आपको समझ में आएगा सारा ही चीज़। आसान बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा इसमें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे नई नई। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में जो हाईएस्ट पावर होगा हम उसको उसका डिग्री बताएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस 5। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर में सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ सर, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हाँ सर, इसके सारे ही टर्म में केवल एक ही वेरिएबल हमको दिख रहा है x। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको यहाँ तो x नहीं दिखाई दिया, दिखाई देगा। यहाँ जो x है उसका पावर है 0, और किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू होता है 1। यानी यहाँ 5 × 1 है और उसी 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। अभी नीचे अभी हम लोग देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो उसमें हम बताएंगे आपको कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। और वो कहाँ से कहाँ तक, सपोज करो ये जो पॉलिनोमियल है पहला पॉलिनोमियल का टर्म है, ये पॉलिनोमियल का दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, और ऐसा करते करते ये लास्टवां टर्म है। तो बच्चों सबसे पहला टर्म जो होगा पॉलिनोमियल का, उसके अंदर में x का पावर मैक्सिमम होगा। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। दूसरा टर्म में जो होगा उसमें x का पावर एक कम होगा। तीसरे वाले में x का पावर जो है सो एक और कम होगा। नेक्स्ट वाले में x का पावर एक और कम होगा। नेक्स्ट वाले में x का पावर होते 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 बहुत कम होगा, और यहाँ पावर लास्ट में 1 बचेगा, और सबसे लास्ट वाले में x का पावर 0 बचेगा। कहने का मतलब हाईएस्ट पावर से लेकर पावर 0 तक के टर्म्स को हम लोग एक साथ ऑपरेटर्स के साथ लिखेंगे प्लस माइनस करके, तो यही हमारा बनेगा क्या, पॉलिनोमियल्स। और इनमें बच्चों वेरिएबल्स के आगे कुछ कॉफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। मैंने लिखा 5x², दैट मीन्स कि वेरिएबल इन x है और 5 यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट है। अब इनमें से कुछ टर्म्स गायब भी हो सकते हैं, और जो टर्म्स गायब हो सकते हैं उनका कॉफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। कॉफिशिएंट्स कुछ भी हो सकता है, बस पहले वाले टर्म का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे बाद में। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, डिग्री का। तो किसको बोलेंगे डिग्री, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे यहाँ पर ये हाईएस्ट पावर है, वही कहलाएगा आपको डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सपोज करो मैंने लिखा 2x² माइनस 5x³ प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड यू हैव टू से दैट डिग्री इसका क्या है। तो देखो एक बात बताओ, सबसे पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, वन वेरिएबल में भी है, लेकिन ये एक ऑर्डर में नहीं है, तो इसको ऑर्डर में लाओ। तो सबसे पहले तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो 5x³ माइनस में प्लस 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है ना, दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आई बात। हाँ एक बात बच्चे यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर एक बात, 3x² प्लस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, तीनों ही वेरिएबल हैं, तीनों में ही वेरिएबल है। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर 0 है। ठीक है ना, यहाँ ये नहीं कहना कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में भी x का पावर होता है, और कितना होता है वो 0।
दूसरी बात, इसमें कॉफिशिएंट है 3, इसमें कॉफिशिएंट 2 और इसमें कॉफिशिएंट -8। तो यहाँ देखो ये 3 जो है वो कहलाएगा कॉफिशिएंट, सबसे फर्स्ट टर्म का लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये जो पावर है वो कहलाएगा डिग्री, और बाकी सारे टर्म्स इसमें एज इट इज़ रह जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इतनी सारी चीज़ें आप छापिए फटाफट से, मजा आने वाला है बहुत ही। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, जैसे मैंने अगर मान के चलो लिखा हुआ है यहाँ पर कि 5x + 2, सपोज करो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैंने लिखा 5x² + 2x + 3। तीसरा मैंने लिखा 5x³ + 2x² + 3x + 4। चौथा मैंने लिखा 5x⁴ 2x³ 3x² + 4x + 5। तो अब एक बात बताइए आप, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। वेरी गुड। वेरिएबल क्या है? तो सर वेरिएबल x है, ये भी सही है। उसके बाद बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? तो आप कहोगे सर यहाँ x का पावर 0 है और यहाँ x का पावर 1 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर यही हुआ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूछें कि आपको डिग्री क्या होगी इसकी, तो आप कहोगे डिग्री 1 होगा। इस वाले में आप देखिए वेरिएबल किस में है? x में। वेरी गुड। हाईएस्ट पावर कितना होगा? यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2। डिग्री कितनी हो गई? 2। इधर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई, हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गई। तो बच्चों वैसे पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, और जिसमें वो वेरिएबल होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता y² + 2y + 5 = 0, उसके बाद मैं आपसे पूछता कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलते सर कि ये पॉलिनोमियल है तो मैंने P लिखा कैपिटल P, और ये y में वेरिएबल है तो py = हम लिखेंगे y² + 2x + 5। बच्चों किताब में ये सब बातें समझाई भी नहीं रहती हैं, आप थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर कहीं पर आपको पी वाई लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो एक पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल y है। अगर कहीं पर पी एक्स लिखा हुआ है तो वो वेरिएबल है और उसमें वो एक पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल x है। अगर मैं कहूँ z² + 2z + 3 = 0, तो यहाँ भी z के अंदर में ये पॉलिनोमियल है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया z के अंदर में। तो अगर ऐसे कहीं पर भी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं तो इसका मतलब क्या होता है आपने जाना। अब देखो इस वाले टर्म में सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ है 5। अब आपसे किसी ने कहा कि क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे सर 5 तो कांस्टेंट है। बिल्कुल नहीं, हमने अभी ना पढ़ा है कि इसके अंदर भी छुपा हुआ है क्या x⁴, यानी अगर हम बहुत ही गौर से देखेंगे इसको तो हमको ये भी पॉलिनोमियल नज़र आएगा। लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल नज़र आएगा? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म्स हैं और उस टर्म का भी डिग्री कितना है? 0 है। कहने का मतलब कांस्टेंट चीज़ों को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है? 0 है। अब अगर कोई पॉलिनोमियल वैसा है जिसमें एक टर्म कांस्टेंट और एक टर्म वेरिएबल और वेरिएबल का डिग्री 1, दैट मीन्स कि हाईएस्ट डिग्री 1, तो जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा हम उसको बोलेंगे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 1 है तो क्या कहा जाएगा इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। मेरे साथ रिपीट करो इसको। अगर डिग्री 0 है तो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अभी चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर पावर 2 आ गया तो अब ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर अगर 3 गया तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर अगर 4 गया तो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रही हैं बातें? तो इस तरीके से आपको अभी केवल 10th में क्यूबिक तक ही देखना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, है ना? तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को और डिग्री को और फॉर्म्स को जल्दी से इसको छापो तो फटाफट, ज़रूरी है ये, जल्दी करो फास्ट। समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? चलिए, आपके आर.एस. अग्रवाल में और एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो ये कहते हैं कि निकालिए वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हमने सबसे पहले देखा पॉलिनोमियल होता क्या है। जब आपको पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है तो आपको निकालना है उसका वैल्यू। आप इस पे थ्योरी पे ध्यान नहीं दो, मैं जो बताता हूँ उस पर ध्यान दो। सपोज करो मैंने लिखा हुआ है x² + 2x + 3। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपको कि क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, और किस वेरिएबल में है? तो x में है। तो वी कैन राइट, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो, अब मैं आपसे कहूँगा कि इसी पॉलिनोमियल का px का आप निकाल दो वैल्यू, x² + 2x + 3। तो सर वैल्यू का मतलब क्या होता है ना कि उसके वेरिएबल के जगह पर आप कोई वैल्यू पुट करिए, उसके वेरिएबल के जगह पर आप कोई वैल्यू पुट करिए, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो हमको पूछता है।
जैसे मैं आपसे अगर ये कहता कि बच्चा देखो तुम्हारे सामने ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का तुमको निकालना है वैल्यू, और जहाँ पर x बराबर आपको पुट करना है 3। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले हमने लिखा पॉलिनोमियल इन x, अभी हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 3। क्या लिखेंगे हम? पॉलिनोमियल इन 3। कहने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे इसको 3 से रिप्लेस करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 3। चीज़ें समझ में आई? अब इसको और आगे सॉल्व करो, जब और आगे सॉल्व करोगे तो 3 का पावर 2 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18। कहने का मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है क्या? px। और इस px को अगर हम, ये एक पॉलिनोमियल था, अब ये अगर px के जगह पर हम p3 निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा 18। कल को अगर कोई आदमी इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने लगा 2 पे रख करके तो कुछ और आएगा वैल्यू, 2 2 जा 4 और प्लस 4 प्लस 4, तो 4 4 8 और 3 11। अभी कल को कोई आदमी x के जगह पर 0 रख लिया तो यहाँ ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये 3, तो यानी p0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो बच्चों इन चीज़ों को हम बोलते हैं क्या? वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज करो एक कोई पॉलिनोमियल है पी वाई में और आपने y के जगह पर a रखा तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा उसका वैल्यू। ये बात समझ में आई? अगर आपको वैल्यू समझ में आ गया तो आपको जीरोज बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और इसी पे हमारा पूरा आर एस अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 2.a है, 2a 2b वगैरह जो है सो वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको वैल्यू समझ में आ गया तो जीरोज समझने के लिए बस आप इतना समझो कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वैसा वैल्यू पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तब हम उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एक बार फिर से सुनिए, सपोज करिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में, यहाँ मैं -3 कर दे रहा हूँ आसानी से बन जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल में x का, अभी ये पॉलिनोमियल क्या था? x में था। अब इस पॉलिनोमियल में कोई वैसा वैल्यू, कोई वैसा कांस्टेंट वैल्यू जो रखने पर इसका पूरा कंप्लीट आंसर 0 आ जाए, इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो यहाँ पर वो जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरोज़, या फिर उसी को हम लोग बोलेंगे रूट्स, या फिर उसी को हम लोग बोलेंगे आंसर, या फिर उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। यानी इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन पूछे, इस पॉलिनोमियल का आंसर पूछे, इस पॉलिनोमियल का रूट पूछे, इस पॉलिनोमियल का जीरोज पूछे, तो वो सारे ही वही कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगे जो यहाँ रख देने सर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू, मतलब बस ऐसे ही मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल x प्लस 5, ये x में है। तो अब बताओ इसका वैल्यू 0 कब आएगा? तो सर इसका वैल्यू 0 तब आएगा जब हम x के जगह पे रखेंगे -5। ऐसा करने से क्या हुआ? x के जगह पर -5 और पहले से था +5, ये दोनों कट के आ गया 0। वेरी गुड। कब आया 0? जब हमने x की जगह पे क्या रखा? -5। यानी कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज हो गया कौन? -5, या कि एक रूट्स हो गया कौन? -5, या कि एक सॉल्यूशन हो गया कौन? -5, या कि एक आंसर हो गया कौन? -5। बातें समझ में आई? हाँ या ना? तो मैं फिर से बताऊं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो किसी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल के जगह पर रखने वाला कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को ही 0 बना दे, उसका आंसर को ही 0 कर दे, उसके वैल्यू को ही 0 कर दे, तो उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं जीरोज, या फिर रूट्स, या फिर सॉल्यूशंस, या फिर आंसर्स। तो अब अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम लोग पहले कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमारा जो आर एस अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 2a है हम उसको आज करेंगे बढ़िया से। ये जितना भी थ्योरी है ना वो मैं आपको, आप चैट पे हमसे थ्योरी मांग लोगे, हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ये थ्योरी डाल देंगे, या फिर इस थ्योरी को मैं काम करता हूँ तो डाउनलोड वाले सेक्शन में भी डाल दूँगा, लेकिन वहाँ से आपको ये मिलेगा नहीं पीडीएफ के फॉर्मेट में, वहाँ से आप बस लाइव ही देख पाओगे फ़ोन के ऊपर में। या मैं करता हूँ उसको, करता हूँ पीडीएफ करवा देता हूँ मैं उसको, हो जाएगा वो। चलो ठीक। क्या लिखा हुआ है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझो, हम लोग क्वाड्रेटिक पे जाएंगे बाद में, पहले हम लोग कुछ लीनियर्स कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, जल्दी जल्दी आपको बताना है इसका क्या जीरोज। तो सबसे पहला एक पॉलिनोमियल है a में, जो मैं लिख रहा हूँ a + 2। बस अब फटाफट बताओ यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, या फिर इसका जीरोज क्या होगा? जल्दी से सोचो, बताओ बताओ फटाफट। कौन सा ऐसा वैल्यू रखोगे जो रखने से इसका वैल्यू क्या हो जाए? जीरोज हो जाए। वेरी गुड। अगर हम a की जगह पे -2 रख दें, कहने का मतलब अगर हम पॉलिनोमियल निकालने -2 में,
तो -2 एंड +2 कट के क्या हो गया 0। अब एक बात बताओ, यहाँ तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ था ना, तो जब ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ था तो आपको देख के ही समझ में आ गया था कि 2 के जगह पे हम यहाँ पे -2 रख देंगे तो काम मेरा बन जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। सपोज़ करो कोई वेरिएबल है x में और मैंने लिखा 2x - 3/5। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर x के जगह पर आप क्या रखोगे कि इसका पूरा वैल्यू 0 आएगा। बताओ जल्दी से फटाफट। तो अभी तुमको, तुम्हारे पास तो वैसा कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर तुम रखना चाहोगे तो तुम अपने दिमाग में क्या करोगे, रैंडमली किसी वैल्यू को रख के पुट करोगे। पहले तुम रखोगे x बराबर 1 और देखोगे P1 पे। जब तुम P1 पे देखोगे तो 2 1 जा 2, 2 - 3/5 कभी 0 नहीं होगा। फिर तुम 2 पे रखोगे, 2 2 जा 4 - 3/5 0 नहीं हो रहा है। तुम 3 पे रखोगे, 4 पे रखोगे, 5 पे रखोगे। तो तुम ऐसे वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो कि सर कब इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी होगा ना। तो हम लोग LHS से RHS की तरफ जाने के बजाय अभी RHS से LHS की तरफ आएंगे। कहने का मतलब इसको पहले ही हम मान लेंगे 0। अब जब आप इसको पहले ही रिलेट कर दोगे 0 से तो बताओ क्या होगा। होगा 2x = +3/5 एंड x = 3/10। क्या होगा, x = 3/10। यानी कहने का मतलब अगर हम x के जगह पर 3/10 यहाँ पे रख दें तो वैल्यू हमारा सॉल्व हो जाएगा। तुम करके देख लो, 2 × 3/10 - 3/5 जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आया। यानी हम लोग RHS को 0 से इक्वेट करेंगे और उसके बाद हमारा x का जो वैल्यू आएगा हम उसको जीरोज़ के रूप में, आंसर के रूप में लिखेंगे। देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ही हड़बड़ाओ नहीं। अभी हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग में 100-150 क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में ही। तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेंगी और समझ में भी आने लगेंगी, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में जीरोज़ कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 9th में आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया था, आई होप आपको वो याद होगा, और उसी फैक्टराइजेशन का हम लोग हेल्प लेने वाले हैं अभी, है कि नहीं। यहाँ एक पॉलिनोमियल है x में जिसका वैल्यू दिया हुआ है x² + 7x + 12। ये बात दिख रहा है। यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x में जिसका वैल्यू है x² + 7x + 12। आप कहीं रफ में एक काम करो, आपको बताओ कैसे आप करोगे। तो मैंने बताया था ना कि RHS को आप 0 करना चाह रहे हो, उसी से तो ये सॉल्व होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा क्या हम यहाँ पर करें कि ये पूरा कंप्लीट हमारा 0 हो जाए। उसको करने के लिए पहले ही हम इसको 0 मान लेते हैं। दैट मीन्स x² + 7x और +12, इसको हमने मान लिया क्या, 0। समझ में आ रही है बात। यानी हमारे px को हमने क्या मान लिया है, 0। और जब हम अपने px को 0 मान लेंगे, अब जब हम अपने px को 0 मान लेंगे तो इन दोनों को इक्वेट करके हम देखते हैं हम क्या लिख पाएंगे, x² + 7x + 12 = 0। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको इतना बात समझ में आ गया, ये चीज़ जो है सो आपने 0 माना हुआ है ना, तो इसको कंटिन्यू अपने साथ लेकर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस वाले टर्म को यहाँ रहने दो, इसको लेकर ही आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से आपको करता हूँ सब कुछ कंप्लीटली। एक बहुत ही मतलब सबसे आसान तरीका जो हो सकता है चीज़ों को सॉल्व करने का, मैं वो आपको बताऊंगा। देखो मैंने क्या कहा, आप इसको मानोगे पॉलिनोमियल और वेरिएबल क्या है यहाँ पर x। दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल इन x। क्या है पॉलिनोमियल सर, तो x² + 7x + 12, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। अभी हमको क्या करना है सर, तो इसको 0 से इक्वेट करना है, वैल्यू निकालना है। तो आप सपोज कर लो px = 0। कब होगा ये px = 0, तो देखते हैं कब होगा। हमारा जो px है वो क्या है, हमारा जो px है वो है x² + 7x + 12। अब एक बात बताओ, ये 0 कब कब हो सकता है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर में तोड़ो, इसका फैक्टराइजेशन करो। तो x² + 7x + 12 का जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 9th में पढ़ाया गया था मिड टर्म डिवीजन। तो मिड टर्म डिवीजन से भी आप कर सकते हो। इस 7x को आपको 2 पार्ट में लिखना है, 2 ऐसे पार्ट्स में लिखना है जिसका सम, अभी यहाँ पे 7 है ना, तो 4 और 3, 4x + 3x, जिसका सम या सब्सट्रैक्ट तो यही रहे लेकिन उसका मल्टीप्लाई ये और ये इंटू ये से हो जाए। तो मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था कि यहाँ कुछ भी रहता है आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। डैट मीन्स 1 × 12 और 12, उस 12 को आप ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे टुकड़ों में, आप उसका फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 6 फिर 2 और 3, और यहाँ पर देख लो कि कैसा पेड़ तुम बनाओगे ताकि उनका सम और सब्सट्रैक्शन 7x के आसपास आ जाए। अब सॉल्व करते हैं इसको। x² + 4x + 3x + 12 = 0। नेक्स्ट दूसरी बात, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x + 4, उधर 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x + 4 = 0 नहीं लिखना है क्योंकि वो नहीं है। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट अगले टर्म में क्या करने वाले हैं हम लोग, इस दोनों ही टर्म में
प्लस के बाद वाले ये टर्म और प्लस के पहले वाले में टर्म में दोनों में एक चीज़ कॉमन है क्या, x+4, दोनों से ही x+4 कॉमन ले लो, क्या बच रहा है x+3। तो कहने का मतलब बच्चों आप इस पूरे ही चीज़ को लिख सकते हो क्या, x+4 इंटू x+3। इतना बात आपको समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। अब देखो बच्चों, ये है हमारा पॉलिनोमियल x में, और इसी पॉलिनोमियल का हमको निकालना है जीरोज़, और जीरोज़ निकालने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, जब मैंने लिखा था कि x+5 अगर हमारा पॉलिनोमियल है x में और तुमको यहाँ जीरोज़ निकालना है तो आप इसी को पहले मान लेते थे जीरो। अब जब ये हमारा जीरो हो जाता था x+5 = 0, देन x = -5 बहुत ही आसानी से निकल जाता था। तो उस तरीके से इस वाले टर्म को हमको करना है ज़ीरो। क्या करना है हमको, ज़ीरो। तो एक बात बताओ सिंपल, यहाँ पर तुमको दो फैक्टर दिख रहा है अलग अलग, है ना, बिल्कुल, और दोनों के बीच में साइन है किसका, मल्टीप्लाई का। तो किसी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, ऐसा कब कब हो सकता है, ऐसा कब कब पॉसिबल है? ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब इफ़ या तो तुम्हारा ये टर्म ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि दुनिया में ज़ीरो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे को ज़ीरो कर देगा, या तो तुम्हारा ये टर्म ज़ीरो हो जाए और या तो दोनों ही ज़ीरो हो जाए, पॉसिबल है। तो अगर हम सोचते हैं कि पहली बारी कि ये टर्म अगर जीरो है, इफ़ x+4 = 0, अगर x+4 हमारा जीरो है तब हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, -4 आएगा। या नहीं तो अगर x+3 का वैल्यू जीरो है तब x का वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये कि इस पूरे ही पॉलिनोमियल में x का दो दो वैल्यू ऐसा है जो रख देने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। यकीन नहीं आ रहा, पुट करके देखो। तुम एक बार पुट करो x = -4, जब तुम यहाँ -4 पुट करोगे तो -4 का स्क्वायर +16 प्लस -4 × 7 तो माइनस का 28 और प्लस का 12, 16 और 12 28, 28 28 0। समझ में आ गया? -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर +9 -3 × 7 तो 21 और प्लस में 12, 12 9 21 -21 0। तो बच्चों कहने का मतलब ये होता है कि जीरोज़ वो वैल्यूज़ होते हैं x के जो पुट कर देने से उस पूरे ही पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू जीरो आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया? किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब पहला क्वेश्चन हमने बनाया था x+5 = 0 करके, तो उस समय तो x का केवल और केवल एक वैल्यू आया था -5, लेकिन यहाँ x का दो दो वैल्यू क्यों आया? तो बच्चों एक ट्रिक सुनिए आप याद करके, एकदम बहुत ही याद रखिए। हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा है वो सबसे पहला कैसा पढ़ा है, लीनियर। लीनियर कैसा होता था, ax + b। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक, वो कैसा होता था, ax² + bx + c। फिर हमने क्या पढ़ा, क्यूबिक। क्यूबिक में कैसा होता था, ax³ + bx² + cx + d। आप याद रखिए ये चीज़, जिस भी पॉलिनोमियल में x का जो भी डिग्री होगा उसके उतने ही रूट्स पॉसिबल हैं, उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, उसके उतने ही आंसर पॉसिबल हैं, उसके उतने ही ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। यानी अगर लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू, x का डिग्री 1 होता है तो इसका केवल और केवल एक ही आंसर होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू 2 होता है, x का डिग्री 2 होता है, तो यहाँ x के दो दो सॉल्यूशन होंगे, जिसमें से एक को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा और दूसरे को हम लोग बोलेंगे बीटा। तीसरे वाले में क्यूबिक में अगर x का पावर 3 है, दैट मीन्स कि यहाँ x के तीन तीन सॉल्यूशन होंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करा दूँ। अगर मैं लिखता हूँ कि x+5 = 0 या फिर x+9 = 0, तो आप कहते हो कि सर यहाँ काम करो, माइनस कर लो इसको, x - 9 = 0, तो आप कहते हो कि सर x = हो जाएगा 9 और बस दिस इज़ द ओनली वन आंसर। लेकिन मैं कल को इसको अगर डबल पावर लगा दूँ इसके ऊपर और मैं लिखूँ x² - 9 = 0, तो अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो कोई बच्चा कहेगा सर x का वैल्यू 3 होगा। मैंने पूछा क्यों, तो आपने कहा 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 9 0। वेरी गुड। मैं उस बच्चे से ये बात पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर x का वैल्यू -3 रखेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी -3 × -3 तो +9 ही होगा, और +9 - 9 फिर से कट के 0 ही होगा। यानी अभी इस x के जगह पर आप दो दो वैल्यू रख सकते हो। तुम कहोगे सर ये दोनों तो सेम ही हुआ, सेम नहीं हुआ। नंबर लाइन पे +3 यहाँ होता है, -3 यहाँ होता है, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। समझ में आ रही है बातें? दोनों में बहुत का डिफरेंस है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो अभी हम लोग ये जाने कि पावर जितना रहेगा, डिग्री जितना रहेगा, उतने सारे आंसर्स पॉसिबल हैं किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में। तो आई होप कि अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर सारा क्वेश्चन आपको खुद ही करना है।
या फिर मैं कर भी दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इवन कि मेरे से पहले सॉल्व करिए। चलो, सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा एक पोलिनोमियल है x में, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हमको करना है पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स 0 करने के लिए इसको पहले आप फैक्टराइज कर लो फटाफट। तो मीडियम टर्म डिवीजन करोगे तो ये तुम्हारा 8 जो है वो क्या लिखाएगा, 4 इंटू 2, और ये माइनस 4 प्लस 2 करके आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। बच्चों, जिनको ये मिड टर्म डिवीजन नहीं आता है, ये क्लास 9th का टॉपिक है, तो वो प्लीज़ चैट वाले सेक्शन में शर्माओ नहीं, ठीक है ना। चैट वाले सेक्शन में आके हमको बोलना कि सर मिड टर्म डिवीजन नहीं आता है, पहले वो हमको समझाइए बढ़िया से। तो मैं जब 9th में पढ़ाऊँगा, मैंने जो 9th में पढ़ाया हुआ है मिड टर्म डिवीजन, मैं उसका वीडियो पर्सनली केवल आपको उस चैट पर भेज दूँगा, और आप उसको देखिएगा और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों का जब तुम घटाव करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, तो यहाँ पे माइनस 2x आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 इंटू 2 8, और माइनस में यहाँ पे माइनस, तो ये चीज़ जो है सो आपको लिख जाएगा। अभी अगला टर्म में क्या करने वाले हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4। इन दोनों ही टर्म में x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2। यानी ये जो चीज़ है वो दो चीज़ का फैक्टर है। अब फिर से वही बात कि इसको हमने माना है 0, तो 0 कभी ये हो सकता है जब या तो ये 0 हो, तो कहोगे इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस 4। इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी कहने का मतलब यहाँ x का एक वैल्यू क्या आएगा, 4, और x का एक वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2। एक वैल्यू को बोलते हैं अल्फ़ा और एक को बोलते हैं बीटा। यही दोनों रूट्स हो गए, यही दोनों आंसर हो गए, यही दोनों सोल्यूशन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। जल्दी बताओ इसका फैक्टराइजेशन। मेन यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही है, फैक्टराइजेशन कर लोगे, 0 से इक्वल कर लोगे। ये पोलिनोमियल है x में। जल्दी करो, क्या होगा 10। जल्दी निकालो 10 का फैक्टर। यहाँ पे देखो 10 का निकालते हैं फैक्टर तो 2 5 जा, हाँ, और 5 2 का डिफरेंस 3 होता भी है, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, माइनस 10 अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो कॉमन लेने में दिक्कत आएगा। तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो क्या आया, x प्लस 5, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या आया, x माइनस 5, सॉरी x प्लस 5। अब दोनों में x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो क्या आया, x माइनस 2। जब इसको 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 5 आएगा, जब इसको 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, और यही दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से बनाइए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो तो बच्चा रूट यूज़ किया हुआ है। क्या यूज़ किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो फटाफट। रूट यूज़ किया हुआ है, देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है रूट वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस √3। जल्दी बताओ क्या करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2√3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस 6 को आप देखिए कैसे लिख सकते हो, हमको लाना है क्या, 5x। तो ध्यान से समझिए, 1 6 जा 6 होता है, और 1 माइनस 5 5 होता है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या कि माइनस 6x और प्लस x। ऐसा कर देने से बच गया माइनस 5x, जैसे का तैसा, लेकिन हमको फ़ायदा मिलेगा कुछ। देख लेते हैं इन दोनों में, देखो क्या क्या कॉमन है, ध्यान से समझो। 2√3 इधर लिखा हुआ है, उधर 6 लिखा हुआ है। 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3, तो 2 तो निकल ही गया दोनों में। अब इस 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3। तो बच्चों इस 2√3 एक्स स्क्वायर में से आप कॉमन ले लो 2√3x, तो यहाँ बच क्या जाएगा, ओनली x माइनस। जब आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो यहाँ क्या क्या था, 2 इंटू √3 इंटू √3, तो यहाँ क्या बच गया, एक √3 बस, प्लस, हाँ या ना, समझ में आया ना। चलो दूसरी बात, अब जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया है 1, आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस √3। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है कि हमने जब यहाँ देखा तो अभी क्या हो रहा था यहाँ पे, हम लोगों ने जब इसको सॉल्व करा, हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने देखा इसको कि
ये x माइनस रूट थ्री है और ये x प्लस रूट थ्री है, तो अब इन दोनों ही टर्म में ये दोनों चीज़ कॉमन नहीं होगा, और जब तक ये दोनों चीज़ कॉमन नहीं होगा तब तक हमारा काम आसान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं बनेगा। समझ में आ गई बातें? चलो ठीक है। दूसरी बात, और हम लोग क्या क्या कर सकते थे, तो फिर बताओ गलती कहाँ हुआ? गलती कहाँ हुआ? -6x और +x -5x, ये तो सही है। दूसरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -6 और इंटू एक्स, तो ये हो जा रहा है मल्टीप्लाई करके माइनस का 6x², लेकिन यहाँ है क्या, दोनों जगह तो प्लस है ना, आना चाहिए था प्लस का 6x²। तो देखा बच्चों, हमने बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो हमारा जो है सो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो कहाँ ध्यान देना है आपको, समझ में आया? ध्यान यहाँ देना है कि फैक्टराइजेशन करते समय जो कॉफिशिएंट है, सपोज करो अगर मैंने लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो आप पहले c को a से मल्टीप्लाई कर लोगे, और जो मिड टर्म डिवीजन करोगे ना वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। एकदम याद रखना इस चीज़ को। चलो फिर से लिखो इसको, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। और दूसरी बात कि मैं चाहता भी तो ये चीज़ स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर उसको रहने दिया ताकि आप देखो कि कैसे मिस्टेक्स होती हैं, कैसे गलतियाँ होती हैं। तो आप एकदम ध्यान देके करना इसको। अब हमको समझ में आया, जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 आ रहा है, और 6 लिखने का एक और तरीका क्या है, 2 × 3 है ना, और यहाँ पर माइनस भी है, तो दैट मीन्स कि -2x और -3x कर देंगे तो -5x मिल जाएगा। पहले से लिखा हुआ था क्या, 2√3x², बाद में लिखा हुआ था क्या, √3। इन दोनों में ही आप कॉमन ले लो 2x को, तो बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है, बच रहा है √3x माइनस 1। यहाँ देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ √3 कॉमन ले लीजिए आप माइनस का, तो क्या बच जाएगा यहाँ फिर से √3x माइनस 1। अब इन दोनों में ही आप कॉमन ले लीजिए √3x माइनस 1। इधर क्या बच रहा है 2x, और इधर क्या बच रहा है -√3। तो फिर से दो फैक्टर आ गए, और चूँकि हमने इसको जीरो माना हुआ है तो किसी एक फैक्टर को जीरो मानोगे, जब इसको जीरो मानोगे तो x बराबर आ जाएगा 1/√3, और जब इसको जीरो मानोगे तो x बराबर आ जाएगा √3/2। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा दो अलग अलग आंसर आ गए। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 खुद से सॉल्व करोगे। 9 देखो क्या है, x² माइनस 5। अब कहोगे सर इसमें तो दो ही टर्म है, अगर हमने क्वाड्रेटिक देख रहा था, हम लोग जब क्वाड्रेटिक देख रहे थे तो वो होता था ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो कहोगे सर कांस्टेंट है और ये है, ये कहाँ चला गया? तो बच्चा ये यहाँ पर है, लेकिन इसका जो b है ना, जो कॉफिशिएंट है ना, वो 0 है। तो अगर किसी टर्म का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 0 माइनस 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 0x और माइनस 5। तो आ गया ना तीनों टर्म। बस अंतर क्या है कि सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट 0 है। खैर आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको सॉल्व करना है। चलो, जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे क्या, x² माइनस 5 = 0। इसको उधर भेजो तो ये सॉल्व होकर के क्या आएगा, जल्दी से बताना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कोई सॉल्व कर रहा है मेरे साथ या नहीं? कोई सॉल्व कर भी रहा है या नहीं? क्या हुआ? चलो 5 को उधर रखा तुमने तो क्या बनाइए, x² = 5। अब बताओ नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हमको तो x चाहिए ना कि x²। तो ये उधर जाएगा अंडर रूट में, तो आप लिखोगे x = √5 लिखोगे ना। और जब ऐसा होगा क्या, √5 जब आप करोगे तो ये प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा, x = प्लस माइनस √5। ऐसा क्यों किया हम, क्योंकि एक बात बताओ, x² जब आप 5 लिखते हो तो आप √5 का स्क्वायर कर लोगे तब भी 5 आएगा, आप -√5 का स्क्वायर कर लोगे तब भी 5 आएगा। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में हो सकता है √5। तो यानी यहाँ पर x का दो वैल्यू आ गया, कौन कौन, एक +√5 एक -√5। अच्छा चलो, जिनको ये बातें समझ में नहीं आई उनके लिए एक दूसरा तरीका। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ पहले। या चलो कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, यहाँ पर x² माइनस 5 आपको 0 के इक्वल करना है, यही ना।
तो दो फैक्टर में इसको तोड़ो, एक है ए स्क्वायर, यहाँ पर ले आओ बी स्क्वायर, जब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम कह देना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक बार इसको जीरो कर लेना फिर इसको जीरो कर लेना। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करो, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में क्या होगा, एक्स प्लस रूट 5 और ए माइनस बी में एक्स माइनस रूट 5। जब इसको करोगे 0 से इक्वल तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस रूट 5। जब इसको करोगे 0 से इक्वल तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस रूट 5। तो इन दिस वे अल्फा और बीटा अलग अलग आपने सॉल्व करा। ये भी वही चीज़ है, 8x स्क्वायर माइनस 4, आप पहले बाहर में 4 कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो आप इसको रख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, आप इसको कर सकते हो क्या, यहाँ जो 2x स्क्वायर है इसको लिख सकते हो रूट 2x का होल स्क्वायर, और माइनस 1 को लिख सकते हो माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब एक बार करो a प्लस बी, तो रूट 2x प्लस 1, एक बार करो a माइनस बी, तो रूट 2x माइनस 1, दो फैक्टर हो गया, और तीसरा फैक्टर बाहर कौन वेट कर रहा है, 4। तो देखो ये फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो ये तो कभी जीरो होने से रहा, तो हो सकता है जीरो या तो ये और या तो ये। जब ये जीरो होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 बाई रूट 2, और जब ये जीरो होगा तो प्लस 1 बाई रूट 2। समझ में आया, पक्का। क्वेश्चन नंबर 10 हमने करा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय कुछ और भी दिया हुआ है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अच्छा देखो, रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या है, रिलेशनशिप वेरीफाई का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। मैं एक बार इसमें बता ही देता हूँ, इसको पूरा साफ करिए। पूरा ही साफ हो गया। कोई बताएगा रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होता है, बताओ बताओ, सुनाई दे रहा हमको, कोई तो बताओ बच्चा, केवल कहानी सुनो ठीक है ना। चल देखें, यही चीज़ था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, हमने इसको माना था px और इसको हम करने वाले थे 0। वैसा करने के लिए हम इसको दो फैक्टर में सॉल्व किए थे। तो एक हमारा बना था क्या, x प्लस 5x प्लस 2x, नहीं 4x प्लस 3x। तो एक बना था हमारा 4x प्लस 4, और एक बना था आपका x माइनस x प्लस 3। ऐसा करने से क्या हो रहा था, हाँ कुछ इस तरीके से आपका आंसर सॉल्व हो गया था। जब आप इसको सॉल्व किए थे तो एक वैल्यू आया था x इज इक्वल टू -4, और इसको सॉल्व किए थे तो x इज इक्वल टू -3। देखो रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होता है, ध्यान से समझना। इसको हम बोलते हैं पहला रूट अल्फ़ा, और इसको हम बोलते हैं दूसरा रूट बीटा। बच्चों एक आपको मैं नहीं बताया था, थियोरेटिकल पोर्शन है वो। एक होता क्या है चीज़ कि अगर आपने किसी पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ऐसे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, तो इसका जो ये c है ना वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म, और जो ये b है वो कहलाता है क्या, x का कॉफिशिएंट, और ये जो a है वो कहलाता है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बच्चों आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के साथ ही कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, और उस प्रेडिक्शन में सबसे पहला चीज़ ये आता है कि इनके जो दो आंसर्स आएंगे, कैसे दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि x का पावर 2 है, इनके जो दो आंसर्स आएंगे उसमें से एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। इन दोनों का सम हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरा क्या होगा, तो वो उतना ही होगा जितना इस इक्वेशन के x वाले कॉफिशिएंट का x का कॉफिशिएंट होगा, और डिवाइड में जितना इसके x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, लेकिन माइनस लगा करके। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम ये पता कर सकते हो कि उसका जीरोज क्या है, उसका अल्फ़ा क्या है, उसका बीटा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे पता किया। लेकिन बिना सॉल्व किए भी केवल इसको देख के तुम ये पता कर सकते हो कि उन अल्फ़ा और बीटा का सम क्या है। तुम बिना सॉल्व किए हुए ये पता कर सकते हो कि उन अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई क्या है। इतनी चीज़ें आप केवल इस इक्वेशन को देख के ही कर सकते हो। तो याद रखो, दोनों का जो सम होता है वो होता है माइनस ऑफ b बाई ए, और दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है c बाई ए। कल को अगर कोई तुमसे पूछे कि बता ये माइनस ऑफ b बाई ए क्या है, तो मैं बढ़िया से यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो देखो यहाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ रूट्स
तो आप कहोगे कि माइनस, और सबसे पहले लिखोगे क्या, कॉफिशिएंट्स। क्या लिखना है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? यानी x का कॉफिशिएंट कौन है, तो b, और x का कॉफिशिएंट कौन है, तो a, क्योंकि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी माइनस का b बाई ए। इस तरीके से कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप कहोगे c बाई ए, कॉन्स्टेंट वाला टर्म, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म, है ना। देखो जब तुम इसको सॉल्व किया तब तुमको पता चला कि अल्फ़ा क्या होता था -4 और बीटा क्या होता था -3। तुम दोनों को जोड़ो तो -4 प्लस -3 क्या आएगा, -7, है ना। तुमको ये निकालने का ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ भी वेरीफाई कर लो। देखो b क्या है यहाँ पर, b है तुम्हारा 7, a क्या है, a है 1। तो बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b बाई ए, और -b बाई ए का मतलब -7/1। देखो तो वहीं आ रहा है ना, -7/1। तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ हमने सही सही सॉल्व करा है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। अगर कहीं पर कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम एक बात कह सकते हैं कि इसमें जो इनके दोनों रूट्स निकलेंगे उनके जो सम होंगे वो होंगे -b बाई ए, और इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे c बाई ए। चूँकि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको अल्फ़ा मिला था -4, बीटा मिला था -3, तो हमने जब अल्फ़ा प्लस बीटा किया था तो वो हुआ था -7, जो कि संजोग से वैसा ही था जैसा -b बाई ए था। यानी कहने का मतलब रिलेशनशिप कैसा हो गया, फुलफिल हो गया। तो इस तरीके से आप रूट्स निकाल के सबको चेक कर सकते हो कि सबका जो b और a का जो रेशियो है वो उनके रूट्स के सम के बराबर आ रहा है या नहीं। सबके प्रोडक्ट का रेशियो, हाँ एक बार प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, तो 4 × 3 12, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या है हमारा आएगा +12। और इस +12 को गौर से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, c बाई ए है। ऊपर जाके देख लो, देखो यहाँ पे ये देखो c क्या है 12 और ये क्या है 1, तो हो गया ना। तो हम लोग कहाँ थे, चलते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने करा, 10 हमने करा, 10 के बाद आप 11 और 12। 11 दिख रहा है, 5y², क्या लिखा हुआ है 5y² प्लस 10y। दोनों में से 5y को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा y प्लस 2। एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, जब इसको जीरो करोगे तो y इज इक्वल टू 0, जब इसको जीरो करोगे तो y इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से दो आंसर आपको मिल गए। वेरीफाई करवाना चाह रहे हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, तो 0 - 2 कितना होगा -2, और -b बाई ए करो, -b बाई ए करो। तो देखो यहाँ पर ये y² का टर्म है तो ये हो गया a, ये y का टर्म है तो ये हो गया b। तो -b का मतलब -10 और a का मतलब 5। देखो तो -2 आ रहा है, वेरी गुड। अल्फ़ा इंटू बीटा करो तो क्या होगा c बाई ए। तो देखो यहाँ पर c क्या है ही नहीं c, और जब c है ही नहीं तो मतलब 0, और 0 × 5 0, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या हो गया 0, और जो होना भी चाहिए c बाई ए। यहाँ पे y है, अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, तो 0 × -2 0 भी हो रहा है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी ये। आप 12 नंबर एक बार देख लो खुद से ही, नालायक को सारा काम हमसे ही करवाओ। 3x² -x -4, क्या करेंगे जल्दी से बताओ। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 12। कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे लिखो जो कि 12 हो जाए। जल्दी से बताओ क्या कर सकते हो। हाँ वही लिख लो, -4x और +3x। ऐसा करने से -x बचेगा भी, और दोनों के मल्टीप्लाई करने से माइनस का 12x² आएगा भी। यहाँ पहले से है 3x², यहाँ पहले से है -4, दोनों में कॉमन ले लो क्या x, तो क्या बचेगा 3x - 4। यहाँ कॉमन ले लो तुम +1, तो क्या बचेगा 3x - 4। दोनों में कॉमन ले लो क्या 3x - 4, तो यहाँ बच जाएगा x + 1। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 4/3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -1। दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल वाले क्लास में हम देखेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कि अगर हम कहते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जीरोज निकालना, तो जब आप जीरोज निकालना सीख गए तो आपको सीखना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि उस जीरोज का मतलब क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये उसका रूट्स है, ये उसका सोल्यूशन है, ये उसका आंसर है, इसका एक्चुअल मीनिंग इसका क्या होगा, जिसके लिए हम आपको थोड़ा सा ग्राफ पे ले जाएंगे। NCERT में ये सारी चीज़ें नहीं है या बहुत ही कम दी हुई हैं, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो बने रहिए और मन लगा के पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए। जितने भी बच्चे हैं अभी सब बहुत अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ साथ कंप्लीट करिए। यकीन मानिए कि 1 महीने के अंदर में जो है सो हमारा पूरा 10th का मैथ्स ख़त्म हो जाएगा, अगर आप मेरे स्पीड से चलोगे तो।
समझ में आ रही है बात। आज हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे हैं ना, तो आई होप कि आज से कल के अंदर में 2 दिन के अंदर में सारे ही बच्चे अपना पॉलिनोमियल ख़त्म कर चुके होंगे। और पॉलिनोमियल पूरा ख़त्म कर लेने के बाद वह मैं जो है सो आपको फिर हम लोग अगले चैप्टर्स में मूव ऑन करेंगे। तो बच्चों देखो, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है ना। अब ऐसा सोच के तुमको लगेगा कि सर एक महीने में पूरा मैथ्स कैसे ख़त्म हो पाएगा, और भी काम रहता है। कोई दिक्कत नहीं, और भी काम रहता है। तुम्हारे पास 2-3 घंटे का तो टाइम हो ही सकता है ना। तुम 2 घंटा 3 घंटा पर डे मेरे लिए अगर दे रहे हो, मैथ्स के लिए दे रहे हो, तो तुम्हारा मैथ्स 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर कर। थैंक यू।